हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एम के यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माई किड केमिस्ट्री। तो हम लोग अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। इसके बाद हमारा अगला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको ये भी जानना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर जो कि पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा। तो सबसे पहले तो ये है कि आप एक कंटेनर ले लीजिए और उस कंटेनर में कोई लिक्विड भर दीजिए। अब उस लिक्विड को आप हीट करना है आपको। जब आप हीट करेंगे, हीट करते 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 कुछ ऐसा हो रहा होगा, मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। सपोज दैट आपने ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आपने लिक्विड भर दिया। सपोज दैट ये यहाँ तक आपने लिक्विड और इस कंटेनर को आपने क्लोज कर दिया। ये क्लोज कंटेनर है और आपने इसमें लिक्विड भर दिया। और जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने से आप देखेंगे इसका वेपर बन रहा होगा लिक्विड का। और जब लिक्विड का वेपर बन रहा होगा तो इस लिक्विड का यहाँ पे वेपर इकट्ठा हो रहा होगा और ये वेपर फर्दर इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा जिसे आप वेपर प्रेशर बोलेंगे। बाहर का भी ये जो एटीएम दिख रहा है ये बाहर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm। यहाँ पे नॉर्मल अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये वेपर प्रेशर, ये क्या है वेपर प्रेशर, अगर यही वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को आप बॉइलिंग टेम्परेचर पॉइंट बोलेंगे। यानी कि उस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। तो अगर आपसे सिंपली बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा जाए तो आप सिंपली इतना बोल देंगे कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल होता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। डिटेल में सारी चीजों को देखते रहिए। सपोज दैट मैं यहाँ से आपको बताऊं कि यहाँ पे एक कंटेनर, ये रहा आपका कंटेनर। इस कंटेनर को मैंने पूरी तरह से पैक कर रखा है और मैं इसको हीट करूंगा। यहाँ से देखिए हीट कर रहा हूँ। हीट करेंगे तो इसका वेपर बनेगा। ये वेपर आगे की जाकर के यहाँ पे मरकरी लगा हुआ है, इस मरकरी के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा जिसकी वजह से इस मरकरी के बीच में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, मरकरी ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब यहाँ पे आगे मैंने क्या किया, मैंने तो फिलहाल कुछ लगाया नहीं है, लेकिन आप याद रखिए यहाँ पे स्केल लगा होता है। वो स्केल इस तरीके से मेजर होता रहता है और जब इंक्रीज करता रहता है तो वो एक इंक्रीज करते करते एक टाइम आएगा, एक पर्टिकुलर स्केल आएगा जहाँ पे लिखा होगा 760 mmHg, 760 mmHg। तो आप कहेंगे सर ये 760 mmHg का मतलब 1 atm प्रेशर। तो 1 atm प्रेशर के इक्वल जैसे जैसे ये रीडिंग बढ़ते बढ़ते 1 atm प्रेशर की इक्वल हो जाए, आप समझेंगे कि वो जो टेम्परेचर है जिस पर ऐसा हुआ है उस टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ओके, सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई भी एक लिक्विड है, उस लिक्विड के लिए एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा होगा, बढ़ेगा। ऑब्वियसली बढ़ेगा, ऐसे बढ़ रहा है। तो अगर मैं आपसे ये कहता कि ये तो आपका जो वेपर प्रेशर जो आपको दिख रहा है ए से लेकर के बी तक, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये प्योर सॉल्वेंट है, इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। देखिए आपने कहा कि सर ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और अगर उस प्योर सॉल्वेंट में आपने थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूट डालने की वजह से वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो हर एक पॉइंट पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये जो वेपर प्रेशर है वो कौन सा वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना। तो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और ये क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। मैं आपसे ये कहूं कि क्या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये हर बार सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम ही रहेगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपने सॉल्यूट डाला है उस सॉल्यूट की वोलेटिलिटी ज्यादा है या कम है। अगर इसकी वोलेटिलिटी कम है तो हमेशा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से तो कम ही रहेगा। लेकिन अगर जो सॉल्यूट आपने डाला है उस सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, उसकी वोलेटिलिटी सॉल्वेंट से ज्यादा है, तो ओवरऑल जो वेपर प्रेशर होगा वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कौन सा सॉल्यूट यूज किया है, हमने यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूट यूज किया है, यानी कि आप कह सकते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूज किया, सॉल्ट यूज किया। तो कोई भी सॉल्ट कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से सॉल्यूशन बन जाता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लीजिए,
मैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बारे में बात करता हूँ। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप देख रहे हैं इसका वेपर प्रेशर एटम प्रेशर के इक्वल, यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो प्योर सॉल्वेंट है उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, देखिए इस पर्टिकुलर टेम्परेचर। लेकिन इसी टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें उतना ही प्रेशर बढ़ाने ले जाने के लिए टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ाना होगा सॉल्यूशन के केस में। तो जब सॉल्यूशन के केस में आपको उतना ही टेम्परेचर ले जाना है तो आपको मजबूरन क्या करना होगा, टेम्परेचर को और आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप कहेंगे कि सर इस बार जब हम टेम्परेचर को आगे बढ़ाएंगे तो वो उसका बॉइल, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, यानी कि ये जो टेम्परेचर अब आएगा वो टेम्परेचर कौन सा होगा, ये वाला टेम्परेचर होगा, ये वाला। इतना ही प्रेशर लाने के लिए इतने टेम्परेचर, पहले कितने टेम्परेचर की जरूरत थी, इतने टेम्परेचर से काम हो जाता था। अभी कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है, इतने टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे पहले इस टेम्परेचर पे इसका बॉइलिंग पॉइंट 1 atm के इक्वल था, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था, वो बॉइलिंग पॉइंट था। अब इस टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन का, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का आप देखेंगे कि वेपर प्रेशर क्या हो गया, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है 1 atm इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पड़ रहा है। यानी कि आपने कहा कि सर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था, TB नॉट था, अभी बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, TB हो गया। TB नॉट का मतलब इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, TB का मतलब फाइनल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आया है वो कितना आया है, आप कहेंगे सर डेल्टा टीबी की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप बस इतना सा यही बात बताएंगे कि टीबी नॉट बड़ा है और टीबी छोटा है, यानी कि डेल्टा टीबी की वैल्यू टीबी माइनस टीबी नॉट। देख टीबी की वैल्यू क्या है, बड़ी है, टीबी नॉट की वैल्यू छोटी है, इसलिए डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होगी, टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। जरा एक और बात मैं देखता हूं, देखना चाह रहा हूं, आप कहेंगे सर ये जरा मुझे बताओ क्या है, तो मैं कहूंगा ये है डेल्टा पी। आप कहेंगे सर ये डेल्टा पी है, हमने कहा हाँ बिल्कुल, प्रेशर में चेंजमेंट हो रहा है इतने का। और ये क्या है, यहां से यहां तक डेल्टा टी। तो आपने कहा कि सर डेल्टा टी दिस इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, डेल्टा टीबी दिस इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। इसमें कोई कमी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि टीबी की जो वैल्यू है वो टीबी नॉट से बड़ा है। टीबी की वैल्यू क्या है, टीबी नॉट से ज्यादा। अब मैं आपसे बस इतना क्वेश्चन पूछूंगा कि आप जरा बताइए डेल्टा टीबी किसके ऊपर डिपेंड करेगा। डेल्टा टीबी डिपेंड करेगा जितना ज्यादा आपने उसके अंदर सॉल्यूट डाला। सॉल्यूट कम करेंगे तो सॉल्यूट कम होने से वेपर प्रेशर में कम चेंजमेंट आएगा, और वेपर प्रेशर में कम चेंजमेंट आएगा तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी कम चेंजमेंट आएगा। लेकिन अगर आपने सॉल्यूट बढ़ा दिया, सॉल्यूट जितना ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, सॉल्यूट बढ़ाने की वजह से आप देखेंगे वेपर प्रेशर चेंज होता जा रहा है, वेपर प्रेशर चेंज होने की वजह से सारी चीजें हो रही है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा। मेरे ख्याल से तक आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है ये पता चल गया, ठीक है। अगर मैं यही बात आपसे ये बोल देता, हमने कहा कि आपने यही तो बताया कि सर डेल्टा टीबी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा देंगे डेल्टा टीबी बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम कर देंगे डेल्टा टीबी कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। हमने मोलैरिटी क्यों नहीं यूज किया, मोलैरिटी मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का यूज हो रहा है, और मोलैरिटी में टेम्परेचर यूज करने से चेंजेज आ जाते हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है तो मोलैरिटी चेंज हो जाती है। इसलिए हमें एक ऐसा पैरामीटर चाहिए जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई चेंजमेंट नहीं आए और वो कॉन्सेंट्रेशन हो। तो आप कहेंगे सर मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन भी है और टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई चेंजमेंट भी नहीं आ रहा है, तो टेम्परेचर का फंक्शन भी नहीं है। दैट मीन डेल्टा टीपी दिस इक्वल्स टू केबी इनटू एम। एम क्या है, मोलैरिटी। केबी क्या है, केबी क्या है, देखिए डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमने केबी लगा दिया।
तो यहाँ पे डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम, वेयर केबी इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट तब भी सही है, आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहेंगे तब भी सही है, आप इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे तब भी सही, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि आप इसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी है आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये बात समझ में अच्छे से आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमें क्या पता चल गया, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। एम आपको क्या है, मोलैरिटी पता है, तो मोलैरिटी कैलकुलेट करना मेरे ख्याल से आपको वैसे भी आता है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर आप चाहें तो यहाँ पे डाल करके डेल्टा टीबी की एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मोलैरिटी मेरे ख्याल से हर किसी को आता है, ठीक है। तो मोलैरिटी यूनिट क्या होगा केबी का, केल्विन किलोग्राम पर मोल। केबी निकालना डेल्टा टीबी बाई एम, तो डेल्टा टीबी का केल्विन, किलोग्राम पर मोल किसके, मोलैरिटी का। इस तरीके से हम सारी बातें समझ पाएंगे और ये फाइनल जो फॉर्मूला है आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ये आपका फाइनल फॉर्मूला। पहले तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी नोट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ से केबी की वैल्यू निकालना होगा, तो केबी इक्वल्स टू डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाई एम। डेल्टा टीबी का क्या होता है, केल्विन, और एम का क्या होता है, किलोग्राम पर मोल, ठीक है। तो या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मोल पर किलोग्राम। तो मोल जब किलोग्राम ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक। तो ये यूनिट है आपकी किसकी, डेल्टा सॉरी केबी की यूनिट। तो केबी की यूनिट आप लोगों ने देख ली, आप इसे जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि यही जो हमारे पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का कुछ अमाउंट है, सॉल्वेंट का कुछ अमाउंट है, सॉल्यूट का कुछ अमाउंट है, तो उससे आप डेल्टा, आप उससे मोलैरिटी की वैल्यू निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर निकाल पाएंगे। अगर W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है और उसका मोलर मास M2 है, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है और इसका मोलर मास क्या है M1, तो उसके हिसाब से आपकी M की वैल्यू आएगी W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई WN इंटू M2। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, तो आप क्या करेंगे, इस मोलैरिटी के फॉर्मूले को उस वाले फॉर्मूले में डालेंगे, अभी जो थोड़ी देर पहले लिखा था, ठीक है। और यानी कि डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, एम की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ डालेंगे, तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। ये फाइनल फॉर्मूला डेल्टा टीबी का होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, ये हो गया डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। आराम से आप लोग इसे देखिए, नोट भी करने, नोट भी करते रहे। तो आपको पता है ना कि W2 क्या है, W1 क्या है। W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज करें तो मैं मोलर मास, मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा सा पॉलीमर है, उस पॉलीमर का मोलर मास अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता या आपको पता नहीं उसका मोलर मास कितना होगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, M2 इक्वल्स टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टीबी इंटू W1। थोड़ा सा रीअरेंज करके आप किसी भी पॉलीमर एक्सेट्रा का मॉलिक्यूलर मास आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे से आ चुकी है। यार आपको पता है W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। यहां से आप ये सारी बातें नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ से अगर कि कोई पॉलीमर है, उस पॉलीमर का मोलर मास निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और तुरंत मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके दिमाग में आएगा, आप ये भी सोच सकते हैं 1000 का यूज क्यों किया, क्योंकि मोलर मास जो होता है वो ग्राम में होता है, बाकी सारी चीजें किलोग्राम में, मोलर मास ग्राम में, ग्राम को भी किसमें कन्वर्ट किया, किलोग्राम में, और इस हिसाब से ये फॉर्मूला अपने आप एडजस्ट हो जाता है। आपको किलोग्राम में ग्राम में रख देना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये आपका मोलैरिटी। या तो आप पहले मोलैरिटी निकाल लीजिए, मोलैरिटी निकाल के डायरेक्ट इस फॉर्मूले में डाल दीजिए, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केबी इनटू मोलैरिटी। आप चाहे ऐसा भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो मोलैरिटी अगर आपको नहीं निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके डेल्टा टी भी निकाल सकते हैं, या ये वाला फॉर्मूला यूज करके किसी बड़े बड़े कोई आपके पास बड़ा पॉलीमर है, उस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास। एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन से आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं उम्मीद करूंगा आप क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला ग्लूकोज का आपको ऐसे ही पता होता, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला इज डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। At what temperature will the water boil at 1.013 bar? Kb for water equals to 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। पहले इसको आप खुद से करें, उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ, आप आंसर ध्यान से देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा काम होगा, जो भी चीजें गिवन है उन सारे गिवन चीजों को एक जगह पे कलेक्ट कर लेना। क्या क्या गिवन है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का वेट दिया है, ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट कितना है 18 ग्राम, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास C6H12O6 से आप निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, वाटर यानी कि सॉल्वेंट का मास दे रखा है 1 किलोग्राम, ठीक है। व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट, इतने, अब कह रहा कौन से टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होगा, इतने बार दे सकते। आइए देखते हैं। W2 की वैल्यू 18 ग्राम है, W1 की वैल्यू 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ M2 निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया और निकाला 180 आ गया। Kb की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दे रखी है, 0.52 दे रखी है। कोई दिक्कत है नहीं, ये तो गिवन सारी चीजें हैं जो कि मैंने एक जगह पे कलेक्ट कर लिया। एक और चीज गिवन है, गिवन ये है कि प्रेशर दे रखा है 1.013 बार। इस प्रेशर पे आप कहेंगे कि टेम्परेचर कितने टेम्परेचर को बॉयल होगा। पहले वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉयल होता है आपको ये पता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है। ये जो दिया है इतना बार का मतलब होता है 1 atm प्रेशर की बात कर रहा है। तो आपको अगर ये बार समझ में ना आए तो मैं आपको बता दूं कि दैट मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 760 mmHg की बात कर रहे हैं। आप उससे परेशान ना हो, ये ऑलरेडी दे रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है। फॉर्मूला क्या यूज किया हमने, फॉर्मूला यूज किया डेल्टा टीबी दिस इक्वल्स टू केबी इनटू W2 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इनटू W1। अच्छा क्या क्या दिया है, क्या केबी दिया है या केबी दिया है, देखिए केबी दिया है, बिल्कुल केबी दे रखा है। W2 दिया है क्या, ओके W2 दे रखा है, 1000 तो है। M2 दिया है क्या, M2 दिया है। W1 दिया है क्या, W1 दिया है। सारी वैल्यू दिया है, यानी कि डेल्टा टीबी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कैलकुलेट करते, सारी वैल्यू को उठाइए और फटाफट इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, और जब सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो पुट करने के बाद आपको डेल्टा टीवी की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं फटाफट पुट कर रहा हूँ, आप देखिए। सबसे पहले काम मैंने क्या किया, केवी की वैल्यू उठा के पुट की, कहाँ है केवी, ये है, ठीक है, इनटू W2 की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट की, बाकी सारी चीजें यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डेल्टा टीवी की वैल्यू कैलकुलेट की। डेल्टा टीवी कितनी आ गई, 0.052 केल्विन। डेल्टा टीवी की वैल्यू 0.052 केल्विन, ये डेल्टा टीवी आई। अच्छा डेल्टा टीवी होता किसके इक्वल है, डेल्टा टीवी किसके इक्वल होता है बेटा, आपने कहा कि टीवी नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 373.15 केल्विन। ये टीवी नॉट की वैल्यू वाटर यानी कि 273.15 यानी कि 273.15 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, ये बात आपको पता है। तो टीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टीबी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा टीबी, सॉरी टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी। क्यों, क्योंकि आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, शायद आप भूल गए हो, तो आपके पास ये फॉर्मूला है डेल्टा टीबी दिस इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट।
अगर ये फॉर्मूला आपके पास है और आपको टीवी निकालना तो आप टीवी नॉट को क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे और डेल्टा टीवी इक्वल्स टू टीवी नॉट प्लस समथिंग करेंगे। अब आपको पता है डेल्टा टीवी नॉट की वैल्यू भी पता है, डेल्टा टीवी की भी पता है, आप जल्दी से टीवी निकाल दीजिए। टीवी नॉट की वैल्यू पुट कीजिए। टीवी नॉट क्या है, टीवी नॉट है 273.15 प्लस ये कितना है 0.052। फाइनली कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा टीवी का वो आ जाएगा 373.202 केल्विन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, आप कहेंगे सर क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू पुट करना जरूरी है? हाँ जरूरी है। अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यू ये पुट नहीं की 373.15, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा एलिवेशन होगा, पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट पे आप देखेंगे एलिवेशन डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट होना, जो वैल्यू होनी चाहिए वो भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक काउंट होनी चाहिए। तो कम से कम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक काउंट होनी चाहिए, देख लीजिए, क्योंकि ये कितना है जो इसमें एरर दिख रहा है ये पॉइंट के बाद दूसरे डिजिट पे ही दिख रहा होगा, इसलिए हमें ये वैल्यू बहुत ही सावधानी पूर्वक याद रखनी होगी 373.15 केल्विन। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे था। तो मेरे ख्याल तक आप लोगों ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और कर लिया है तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। ओके, बाय बाय।